सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित सीटीईटी पेपर 2 में हम लोग गणित यानी कि मैथ्स नवंबर 2012 के पेपर की बात कर रहे हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और 2019 तक का सफ़र हमें तय करना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब हमारा पहला प्रश्न है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें खाली जगह की अनुशंसाओं को ध्यान में रख कर लिखी गई है। पहला ऑप्शन है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। दूसरा है वर्ष 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो एनसीएफ जिसे कहते हैं हम लोग। और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसके लिए नई शिक्षा नीति अब आने वाली है, तो ये 1986 का नाम धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा। अब गणित की अगर वर्तमान एनसीईआरटी की पुस्तक को अगर हम देखें तो वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर की गई है। आपने देखा भी होगा, बुक जब स्टार्ट होती है तो उसके शुरुआत में लिखा रहता है कि किसके अकॉर्डिंग वो बुक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य है, पहला है विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना। दूसरा है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना। तीसरा है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। चौथा है कक्षा को अधिक अंतः क्रियात्मक बनाना। अंतः क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया? सहभागी बनाना कक्षा में। ठीक है, अब जो वर्ग है उसको हम समांतर चतुर्भुज की तरह शो करेंगे तो कंडीशन ये आएगी कि हम वहाँ पर चिंतन और मनन का अवसर देंगे कि वो किस प्रकार एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे और उनको विचार करने का अवसर प्रदान करेंगे एज ए टीचर। और विद्यार्थी के स्तर पे हम ये कह सकते हैं कि वो चिंतन और मनन करेंगे कि कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझेंगे। ये अनुदेशात्मक उद्देश्य है। ये उद्देश्य क्यों है और इसमें क्या अनुदेश दिया गया है? पहला, उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। दूसरा कह रहा है अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। दूसरा, उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही होता है। फिर लिखा उचित है क्योंकि क्षेत्र मिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग है। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर गणित एक विषय है जिसके अंतर्गत लगभग सभी इकाई का अध्ययन आवश्यक होता है, न कि किसी एक इकाई का अध्ययन करना। क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है उचित क्षेत्र मिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर रहा है, तो ये बात तो है, लेकिन यहाँ पे केवल एक इकाई की बात नहीं हो सकती। फिर हमारे पास लिखा है कि क्षेत्रमिति की इकाई पर पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। तो यहाँ पर जो इस ऑप्शन के लिए हम जाएंगे क्योंकि उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है कि हम अनुप्रयोग को समझें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 4, कक्षा 8 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है और इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं और कक्षा में कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता है। इसका संभावित कारण है क्या है? अब उन्होंने सारी विशेषताएं पढ़ाई और सारी विशेषताएं पढ़ाने के बाद चतुर्भुज के निर्माण के बारे में संबंधित कुछ समस्याएं टीचर ने पूछी। ठीक, और जो समस्याएं पूछी तो कक्षा में कोई भी बच्चा उन समस्याओं को हल नहीं कर पाया। इसका क्या कारण हो सकता है? संभावित कारण बताना है। पहला है शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया। दूसरा है विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे
और उन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की थी। तीसरा है कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं। चौथा है कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। भाई जाहिर सी बात है कि जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो अलग बात है, और जब उसका आकलन होना था वो एक अलग बात है। विद्यार्थियों के सभी प्रकार के चतुर्भुजों को पढ़ाता है, लेकिन बाद में वो जब परीक्षा लेता है लेकिन कक्षा में कोई समस्या का निष्पादन नहीं कर पाता है। इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि जो उसने पढ़ाया हो और जो वो आकलन कर रहा है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x और दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो समीकरण क्या बनेगा। तो हम पहली संख्या वो कह रहा है कि एक संख्या x है, तो कोई संख्या को x मान लो, ठीक है। और कह रहा है वो दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी की 2 गुनी है यानी कि इसको x/2 करेंगे तो ये दूसरी हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि पहली अब इसकी 2 गुनी हो जाएगी, अगर इसको 2 से गुणा करें तो ये x बन करके पहली संख्या बन जाएगी। अब जो हमें कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 63 है, तो हम इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 63, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 2 और ये 1 का भाग 2 में गया 2 बार, और 2 का 1 से गुणा किया तो 2x, और यहाँ पे 2 का अगर भाग लगाएंगे तो 1 ही बार जाएगा, तो ये बन जाएगा x। अब बराबर में क्या है हमारा 63 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका इससे गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3x बराबर 126। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 126 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो हमें 42 मिल जाएगा। यानी जो पहली संख्या हमारी है वो 42 है और दूसरी संख्या क्या है। और अब ये किस इक्वेशन से हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब तो इसको दूसरी तरीके से यहाँ पर देखें कि ये इन्होंने इस समीकरण में अगर हम x की वैल्यू रख दें तो ये 42 यहाँ पर रखेंगे तो 42 - 63 काम ही नहीं बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखें 42 और दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी 63 - 42 यानी कि 21, तो 42/21 बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। यानी कि जो ये इक्वेशन 2 है, अब अगर हमारा दूसरे में आंसर ना होता तो हम तीसरे पे चलते, ठीक है। x की वैल्यू निकाल करके फिर हमने x की वैल्यू वहाँ रखा तो हमें पता चला कि ये वाला सेकंड समीकरण हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 6, 3 × 10⁵ यानी 3 के पास कितने जीरो 1 2 3 4 5। फिर कह रहा है 4⁵3 यानी 4 10⁵3, तो ये हो जाएगा अपना कितना 3 पावर मतलब का होता है 1000, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। अब लिखा है 7 10⁵2, 10⁵2 का मतलब होता है 100, यानी ये हो जाएगा 700। और फिर 5 का कुछ नहीं लिखा है तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब हम देखेंगे 5 0 7 4 0 3 और हमारा आंसर हो जाएगा 304 705। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 7, 5.02 5.18 5.12 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमने पीछे भी एक माध्यिका का क्वेश्चन कराया था। माध्य का तो देखो आपको माध्य का तो फॉर्मूला सरल ही होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये औसत का भी फॉर्मूला है और यहाँ का भी ये फॉर्मूला है, और इसको अगर हम ऐसे कहें सिग्मा x/n, ये भी फॉर्मूला साइंस के दौर में आ जाएगा। लेकिन अपने को तो सवाल हल करना है यहाँ पे, तो इन सब को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले जहाँ पे हमारे पास जोड़ने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि कुछ लोग
भूल गए होंगे। 5 दशमलव को अपने को मिलाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 5.12 और 5.007 और फिर है 5.018, ठीक है। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आप अपनी तरफ से 0 1 लगा दें। तो 8 और 7 कितने हो गए? 15, बच गया 1 हमारा। 1 2 3 8 11 और 2 13 और 1 14, बच गया 1। अब 1 1 2 1 3, ये हो गया 3। फिर ये हो गए 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ठीक है। तो ये हमारा योग आ गया 25.345। अब पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो अब इसमें भाग लगाना है, और जब भाग आप लगाएंगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? औसत का 5.069, ठीक है। अब इसके लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगी है? आपको भाग ही लगाना, ठीक। अब पद 5 है और मध्यका का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि n+1/2 वहाँ पद, लेकिन ये पहले आरोही क्रम में लगे होने चाहिए। तो देखो 3 संख्याओं को अगर हम देखें, सब में 5 तो है ही। इसको पढ़ लो आप 20, इसको पढ़ लो 180, इसको पढ़ लो 120, इसको पढ़ लो 7, इसको पढ़ लो 18। तो पहले तो हम लोग 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी कि तीसरा पद हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब पहला पद होगा हमारा ये 7 वाला, ठीक है। दूसरा पद है, एक तो ये 18 दिया गया है, ये 20 दिया गया है। तो 18 और 20 में पहले 18 आएगा, यानी ये हमारा सेकंड पद हो गया, और ये हमारा थर्ड पद हो गया, यानी 5.020, ये हमारा क्या है? माध्यका है, ठीक है। अब माध्यका 5.020 और हमारा जो समांतर माध्य या माध्य है वो है 0.69। अब इनको जोड़ेंगे 9 8 0 5 5 10, तो ये हमारा ऑप्शन संख्या 10 में आंसर है, ठीक है। अगर आप कोई भी डेसिमल की गलती करेंगे आपका सवाल गलत होने की संभावनाएं रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या है। ये आपको इसी 2012 के वर्ष में जनवरी में भी मिला था, और इसमें भी ये सममित वाला है कि मैंने आपसे कहा था एक आकृति को 2 बराबर भागों में कैसे कैसे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये हमारे गिन लो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ से अगर हम लाइन खींचें तो भी ये आकृति क्या हो जाएगी? बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम लाइन खींचें तब भी ये आकृति 2 बराबर भागों में बट जाएगी। तो कितनी सममित रेखाएं हो गई? और ऐसा यहाँ भी है कि यहाँ इसको 2 बराबर भागों में लाइन खींचें तब भी ये बढ़ जाएगी। फिर अगर हम यहाँ से इसको अलग करें तब भी ये 3 इधर रह जाएंगे और 3 इधर रह जाएंगे। फिर इधर से भी अलग करें तो ये हमारी 5वीं रेखा आ जाएगी, और इधर से भी इसको अलग करें और इधर से भी इसको अलग करें तो हमारे पास 6ठी रेखा आ जाएगी। यानी कि इसमें 6 सममित रेखाएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 9, 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या आंसर प्राप्त होगा? देखो प्रतिशत में जब बदलना होता है तो 100 से गुणा कराना रहता है, ठीक है। तो 0.33 भाग का चिन्ह तो बटा लगा सकते हैं, 0.11 दशमलव दोनों में 2 के बाद है। पीछे में एक सवाल आपको मैंने कराया था जिसमें वो दशमलव लगा के एक पैटर्न चलाती है, उसके हिसाब से, और मैंने कहा था प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 11 तिहाई 33 यानी 300 हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेमी तथा 2x + 1 सेमी हैं, उनके परिमापों का योगफल 100 सेमी है, उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग, आयत और वृत्त की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। और वर्ग के परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है?
4 गुणा भुजा। और हमारे यहाँ पर परिमाप जो दे रखा है वो दोनों का कुल मिला के दे रखा है, भुजाएं दोनों अलग अलग दे रखी है। तो पहले को हम ले लेते हैं 4 गुणा x और दूसरे को ले लेते हैं 4 गुणा 2x प्लस 1 बराबर कितना 100। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये 4 दूनी 8x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। ये दोनों इंग्रेडिएंट इसी तरफ रखेंगे तो 12x हो जाएगा। संख्या एक तरफ करेंगे तो 4 इधर जब घटेगा 96 आ जाएगा। x बराबर हमारा जो है 8 आ जाएगा। अब उसने हमसे कहा है उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़े वर्ग की भुजा है 2x प्लस 1 यानी कि 2 गुणा x, यहाँ पे 8 रख दें और प्लस 1, तो 8 दूनी 16, पहले गुणा किया जाता है फिर जोड़ा जाता है यानी 17। अब मैं आपसे कहूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा अगर हम करते हैं तो 289 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन 2 के साथ हम लोग जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है संख्याएं 4, 20 और 28 के HCF तथा LCM का योगफल क्या होगा। देखो HCF का मतलब होता है ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो इन चारों को विभाजित कर दे। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या है 4, 4 में 4 का भाग चला जाएगा। क्या 4 का भाग 20 में जाएगा, हाँ जाएगा। क्या 4 का भाग 28 में भी जाएगा, हाँ जाएगा। तो यहाँ का HCF जो हमारा है वो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें निकालना हो तो 2 विधियाँ होती है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम लोग यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि बड़ी संख्याएं होने पर आपको भाग विधि की ही ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आप 2 निकटतम संख्याएं उठाइए, 3 हो, 3 ही होती ज़्यादातर, तो 28 में जब हम 20 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। और जब शेष बच जाता है तो ये जो शेष बचा है वो भाजक बन जाता है और जो भाजक था वो भाज्य बन जाता है। तो अब 2 बार भाग जाएगा, 8 दूनी 16, बच गया 4। फिर जो ये शेष है ये आपका भाजक बन जाएगा और जो 8 पहले शेष था वो भाज्य बन जाएगा। और जब भाग खत्म हो जाएगा, जब शून्य शेष पर आ जाएगा तो अंतिम भाजक HCF कहलाएगा। अब ये तो इन 2 संख्याओं का HCF है। अब हमारी जो तीसरी संख्या छूट गई है उसका इस HCF के साथ HCF निकालेंगे। तो आपको पता है 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो HCF 4 ही रहना है। ठीक है। अब बात करें LCM की, 4, 20, 28। पहले भी आपसे LCM की बात हम कर चुके हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग लगाना है जब तक 2 का जा रहा है और उसके बाद हम फिर अब 2 का भाग लगाते हैं क्योंकि अभी 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा और संख्याएं केवल एक अंक की बची है और सामने दिख रहा है 3 का नहीं जाएगा किसी में, 5 का ही जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। तो 7 पंजे 35, 35 दूने 70, 70 दूने 140। आप नीचे से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ऊपर तो 2 गुना आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाज़ार में सब्जी 1 किलो का रेट आपको पता होता है और 2 किलो का, बाज़ार से थोड़ा सा इसको जोड़ के चलिए, गुणा आपका आसान हो जाएगा। तो LCM हमारा आया 140 और HCF हमारा 4 और दोनों का योग हमसे प्रश्न पूछ रहा था तो 144 जो कि हमारे विकल्प 2 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 12, संख्याओं -20, -3/4, 1/2 और 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। देखो -20 का वर्ग करेंगे तो -20 गुणा -20 जब करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये वर्ग से तो बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वर्ग प्लस में है और संख्या माइनस में है। फिर -3/4 का अगर हम वर्ग करते हैं, -3/4 गुणा -3/4, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव होने के बाद ये नेगेटिव है तो ये दोनों तो हो नहीं सकती। अब 1/2 की अगर हम बात करें तो 1/2 और
1/2 ये 1/4 हो जाएगा। और ये वर्ग जो है ये तो 1/2 था और ये 1/4 है, तो यहाँ पर संख्या जो है अपने वर्ग से छोटी बड़ी रहेगी। क्या रहेगी? बड़ी। ये संख्या जो है अपने वर्ग से बड़ी है, तो यहाँ का हमारा जवाब आ जाएगा 1/2। अगले प्रश्न की चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है निम्न भिन्नों 3/8, 4/5, 31/40, 9/20 और 7/10 में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है और 3/4 से छोटी है। तो ऐसे प्रश्न में आप पहले इनकी डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए, हो सकता है कि आपका काम जल्दी हो जाए। 1 यहाँ, 2 यहाँ, और 1 में जब भाग नहीं जाता है तो 0 लगा के पहले दशमलव यहाँ पे लगा लेते हैं, तो अपना आ जाएगा 5 बार भाग यहाँ पे चला गया, यानी यहाँ पर जो है ये पूरा भाग हो गया। अब दूसरा भाग है 3/4, यानी कि यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 7 चौके 28, बच गया हमारा 2 और 0 और 4 पंजे 20, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.75 और 0.5 दोनों के बीच में है। अब पहले इन भिन्नों में से निरीक्षण करने में पहले देखिए सरल कौन सी है। ये सबसे सरल है जिसका आंसर 0.70 आएगा। और जब इस सरल भिन्न को हमने देखा तो ये इन दोनों के बीच में भी है। बस हमारा सवाल ख़त्म हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तब। अब कुछ लोग होंगे जो पूरी भिन्नों में भाग लगाएंगे, फिर इनका भाग लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन बीच में है, तो एक लंबा समय लगेगा और यही पेपर आप जब एग्ज़ाम से निकलेंगे तो लेंदी करते रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है यदि a³ बराबर 1 + 7, फिर लिखा है 3³ बराबर 1 + 7 + b, फिर लिखा है 4³ बराबर 1 + 7 + c हो तो a + b + c का मान क्या होगा। अब हम a³ की अगर बात करें 1 + 7, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, a³ बराबर 8, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 2। ठीक, अब अगर दूसरे की बात करें कि 3 का क्यूब, पहले ही उसने कह दिया है 27 बराबर 7 और 1 8, हम जोड़ के ही लिख लेते हैं और b लिख लेते हैं, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 27 - 8 यानी कि 19। फिर हमारा है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64 और इसमें हम लिख देंगे 8 + c, तो c हमारा हो जाएगा 56, क्योंकि 64 में से 8 चला जाएगा। अब हम बात करें 56 यानी कि c है और b हमारा 19 है और a हमारा 2 है, तो 9 2 11 और 6 17, बच गया 1 और 1 और 5 और 1 6 और 1 7, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 77। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A की माप डिग्री में बतानी है। कोण A नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि A का तो उन्होंने दिया ही है, और यहाँ पे जो पूछ रहा है कोण B का मान पूछ रहा है, ये B A B D का, तो यहाँ पे A B D का ये मान पूछ रहा है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं कि हमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ट्रायंगल के कोणों का योग कितना होता है 180, और एक सीधी रेखा के कोणों का योग कितना होता है 180। अब हमें जो इस कोण का मान निकालना है, अब ये एक सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है और इस सीधी रेखा में ये एक लाइन है और ये 119 डिग्री का है। अब 119 अगर सीधी रेखा में से निकाल लें तो एक यहाँ बचेगा, ये हो गया 7, 7 में से एक गया 6 और ये 0, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये कोण है वो 61 डिग्री का है। अब आप ABD त्रिभुज को देखेंगे तो ये 61 है, ये 62 है और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब 180 में से 60 और 60 120, 2 और 1 3, 123 का अगर हम योग घटा लें कि ये 7 आ जाएगा और ये 7 हुआ तो 7 में से 2 गया, ये 5 आ जाएगा,
तो हमारा आंसर होगा 57 डिग्री। ठीक है, इससे ज़्यादा एंगल में कोण नहीं पूछे जाते हैं। छोटी छोटी आपको बातें ध्यान रखनी है। अभी तक दोनों तीनों पेपरों में यही हुआ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहा है। आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 16, किसी घन का आयतन 125 घन सेमी है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात, आपको घन का आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब या ए क्यूब। भुजा को ए कह दिया जाता है और यहाँ पर है 125, और किसका क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 5। अब अगर हम घन की आकृति बना दें तो आपको पता चलेगा घन की 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6। इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, एक फलक का पूछ रहा है, तो हमें इस 6 की ज़रूरत नहीं है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और 25 आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 17, ये पूरा आपका जो है जनवरी 2012 जो दूसरा पेपर डाला गया था उसका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो आप वहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख लें समय व्यर्थ करने की बजाय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, ये संख्या निम्न के बराबर है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये संख्या क्या है और ये संख्याएं क्या है। दो प्रकार की संख्याएं होती है और अपने हिसाब से एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये जो मिलियन और बिलियन की बात होती है ये इंटरनेशनल में होती है। ठीक है, किस में होती है, इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली। और जो अपनी जो प्रणाली है वो कहलाती है हिंदू अरेबियन संख्यांकन प्रणाली। अभी सवाल आएगा फर्स्ट पेपर में तो वहाँ पर ये बताया गया है, लेकिन ये सेकंड पेपर में भी सवाल है तो यहाँ पर इसको क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हिंदू अरेबियन प्रणाली है और ये हमारी इंटरनेशनल प्रणाली है। अब आपको यहाँ पे सवाल क्यों पूछा गया, यह है इकाई परिवर्तन के लिए कि हमें ये जो हिंदू अरेबियन में इसको बदलना है। क्या हमें ये पता है कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं या क्या होता है। तो 1 मिलियन में जो है 10 लाख होते हैं, अपने स्टैंडर्ड में कितने होते हैं, 10 लाख। अब इसी के साथ आपको ध्यान ये रखना है कि 10 की घात 6 जीरो होते हैं तब 10 लाख बनता है। अब हमारा इसको हम गुणा करा दें 30.3 गुणा 10 की पावर 6 से। तो पहले तो ये हो जाएगा 5, जब ये 303 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा। और देखो 303 इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब में 303 है। लेकिन हमें जीरो कितने चाहिए, डायरेक्ट ये पता चल जाएगा 5। अगर गलती से आपने 6 जीरो लगा दिए तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो अब हमारे पास देखो 1 2 3 4, ये हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 यही हमारा राइट आंसर है। और 1 2 3 4 5 6, अगर आपने 6 याद रख करके 6 वाला ऑप्शन लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है कि 1 मिलियन में 10 लाख और 10 की पावर 6 होता है। इससे आपको सरलता रहेगी और आगे के क्वेश्चन भी आपके हल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या -36 है, तो दूसरी क्या होगी। तो पहले तो एक संख्या जो है इसको लिख लीजिए और दूसरी संख्या जो हमें पता नहीं उसको लिख लीजिए और दोनों का योग 32 लिख लीजिए। अब मैंने आपसे कहा था x एक तरफ और संख्या एक तरफ, और पक्षांतरण होने पर चिन्ह बदल जाता है, इधर है तो इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो 32 प्लस 36, 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 68।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है दो गुणनखंड का है, गुणनखंड हमें करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इन गुणनखंडों को करने के लिए आपको बीच वाला जो ये गुणनखंड है इसको तोड़ना रहता है। इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे वापस यही आए और गुणा करने पर ये 10x स्क्वायर हो जाए, और 10x स्क्वायर किसका, प्लस का, और ये भी हमारा नंबर किसका, प्लस का। तो मैंने यहाँ पे सोच लिया एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो इनको जोड़ने पे क्या हो रहा है 7x, लेकिन गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर हो जाता है क्योंकि घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ x कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस 5 और यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 5। तो हमारे ब्रैकेट क्या बने, x प्लस 5 पहला ब्रैकेट, दूसरा x प्लस 2। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको भी तोड़ना वैसे ही, माइनस का 5x रख देते हैं और प्लस का 2x रख देते हैं, माइनस 10 कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 5 माइनस के ज़्यादा हैं, x प्लस का है। तो अब अगर 5 हमने खर्चा कर दिए और 2 रुपये हमारे पास थे तो 3 कर दिया और 3 माइनस का हो गया। यहाँ x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा x माइनस 5। तो इसमें हमें मिला x प्लस 2 और x माइनस 5। अब वो कह रहा है उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड कौन है, एक x प्लस 2 है और एक ये x प्लस 5 है और ये x माइनस 5 है। ये दोनों सेम नहीं है लेकिन ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे x प्लस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 2 की पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों ने 2 की पावर 10 को सोल्व भी करने की कोशिश की है, लेकिन अगर 2 की पावर 10 को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, एक सम संख्या आंसर मिलेगा। और सम संख्या से अगर हम कोई विषम संख्या घटा दें, एक विषम संख्या है तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। तो अब विषम संख्या जो होगी क्या वो 4 से विभाजित होगी, नहीं। क्या वो 10 से होगी, नहीं। क्या वो 2 से होगी, नहीं। वो 3 से ही विभाजित होगी। और अगर आपको फिर भी इच्छा है तो 2 की पावर 10 1024 होता है, हम तो कर ही देंगे इसको बटे 3, तो हमारे पास 1023 बचेगा, जिसके अंकों का इकाई अंक जिसका 2 4 6 8 है ही नहीं, वो 2 से विभाजित नहीं है। जो 2 से नहीं वो 4 से भी नहीं होगी और 10 से भी नहीं होगी। तो अब ये किससे विभाजित होगी कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 6 हो। तो ये एक शॉर्टकट है, बात है समझ की, जो उसी क्लास के स्टैंडर्ड की है, लेकिन उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, किसी तरीके से पास हो जाएं, और इस समय कोई इन चीज़ों को पढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, देखो बार बार एक प्रश्न ऐसा आ ही जाता है कि मुक्त अंत बद अंत, इस तरीके का एक प्रश्न आ जाता है। मैंने आपसे कहा था बद अंतर में एक ही आंसर होगा और मुक्त अंत में एक से अधिक आंसर होंगे। तो पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका डिसीजन लेते हैं। फिर लिखा है परीक्षित विमाओं 5 सेमी 2 सेमी 5 सेमी का एक घनाभ बनाना है। एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी, ग्रामों नहीं घनों होगा। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड पद्धति का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल निकालिए। भाई किसी भी विधि का प्रयोग कर लो या अभाज्य कह दिया तो एक ही आंसर आएगा क्योंकि घनमूल निकालना है। तीसरा लिखा है 10 के घन को बताइए। भाई 10 का क्यूब निकालना है, बड़ी सरलता से एक ही आंसर आएगा। फिर चौथे में चलते हैं, चौथे और पहले में कन्फ्यूज़न है। तो चौथा कह रहा है 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक है। भाई 64 से अधिक संख्याएं 5 क्या, चाहे जितनी लिख सकते हैं। अगर कम कहता तो एक निश्चित आंसर होता, लेकिन वो कह रहा है 64 से अधिक हो, तो 64 से अधिक वाले में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, अनंत है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर होगा जिसके आंसर 1 से
अधिक हो। पिछली बार परिभाषा पूछी थी आपको जनवरी वाले में, और इस बार उन्होंने पूछ लिया है कि उस प्रश्न का चुनाव करिए जो मुक्त अंत वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, हल कीजिए। x + 2 बटे 2x + 3 बराबर 3/8। इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है? पहला है अनुप्रयोग, दूसरा विश्लेषण, तीसरा है ज्ञान और चौथा है बोध। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो इसको हम फैलाएंगे, जब गुणा कराएंगे त्रियक गुणा कराने के बाद इनकी छटनी करेंगे, x एक तरफ हो जाएंगे, संख्याएं एक तरफ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको तोड़ने का काम किया, यानी विश्लेषण का काम किया, एनालिसिस का काम किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वो 3000 रुपये थी। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है, गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकता है? पहला है, अच्छा निबंध लिखने की योग्यता महत्वपूर्ण है। दूसरा लिखा है, सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में विकसित किया जा सकता है और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये लंबा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो लंबा ऑप्शन होता है वही आंसर होता है, लेकिन जब हम लोग निबंध लिखेंगे तो जाहिर सी बात है सामाजिक मुद्दों पर अपने जो विचार हैं उनको हम लिख पाएंगे, और इन विचारों को लिखने पर हम लोगों का एक इंस्पेक्शन होगा। जब कोई टॉप निकलेगा, क्यों उसे टॉप दिया गया, उन विचारों के आधार पर ही उसको टॉप दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब निबंध प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे तो हमारे अपने विचार हम जनता के समक्ष रख पाएंगे, और जब जनता के समक्ष रख पाएंगे तभी उनकी आलोचनात्मक व्याख्या होगी, तब हमें पता चलेगा हमने उसको कैसा लिखा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना मानचित्र को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता है। पहला क्या कह रहा है, मेन गोले में इन्होंने लिख दिया है त्रिभुज, नीचे लिख दिए त्रिभुज की विशेषताएं, फिर लिख दिया है कोणों के आधार पर त्रिभुज, जैसे अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, और फिर इधर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भरने हैं। विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं अलग अलग है, और समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो इस तरीके से विशेषताएं क्या है, सभी कोणों का योगफल क्या होता है, और विशेषताएं क्या है, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ये सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम लोगों को वहाँ पर सोचनी है। तो इनसे कक्षा में इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कर रहा है। क्यों ऐसा मानचित्र बनाकर बच्चों को भरने के लिए दे दिया गया है, तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको पहले ही भरना बता दिया कि इधर पहले तीनों भुजाएं अलग अलग, फिर 2 प्रकार की भुजाएं, फिर एक ही प्रकार की भुजा, कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इस तरीके के त्रिभुज। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन क्या हैं इस पे देखते हैं। फिर हमारा पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है रूपात्मक आकलन करने और यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए ताकि वे इकाई को संपूर्णता में देख सके। जाहिर सी बात है, पहले हमने उसको टुकड़े में पढ़ाया होगा कि न्यून कोण ये होता है, अधिक कोण ये होता है, और समकोण ये होता है, विषम बाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, और समबाहु क्या होता है। अब ये त्रिभुज की जो एक इकाई है, एक टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक हम लोग एक साथ देख सकते हैं और इनको अपने ज्ञान को
त्रिभुज के बारे में स्थायी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उसमें छूटी है तो तीनों को एक साथ मिला करके पूरी इकाई को हम देखेंगे तो वो छूटी चीज़ भी हमें आ जाएगी, उसके अंतर को भी हम समझ जाएंगे और इस तरह हमारा त्रिभुज के बारे में ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाएगा और इकाई भी पूर्ण रूप से उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, किसी आयत का क्षेत्रफल a वर्ग सेमी है और लंबाई l है तो इसका परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल उन्होंने L दे दिया है और इंटू बी दे दिया है और यहाँ पे अगर हम b को लिखेंगे तो वो आएगी a बाई एल। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया L और दूसरा हो गया a बाई एल और इनको दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस b, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब इन दोनों का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2L, पहले इसका 2 से गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे तो 2a बटे L। तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या आएगा 2L प्लस 2a बटे L। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 27, किसी वृत्त की परिधि 3 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो पहले तो आपको परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r। तो परिधि हमारी है 3 और यह है 2 पाई r और हमें r चाहिए सबसे बड़ी बात, तो हम इसको कर देंगे 3/2 पाई। इतने हिस्से का भाग लगा देंगे तो हमें r मिल जाएगी। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई गुणा 3/2 पाई गुणा 3/2 पाई। अब ये एक पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक पाई हमारा बना रहेगा। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 और इसके साथ पाई, यानी 9/4 पाई। ये हमारा ऑप्शन 3 में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 28, एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 kmph की चाल से चलती है और उसके अगले 1 किलोमीटर की दूरी 40 kmph की चाल से चलती है, तो 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। देखो मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता दूं फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका है औसत चाल का। लेकिन जब दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो बराबर हो, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं औसत चाल के लिए स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दूरी वो कह रहा है पहले 1 किलोमीटर और अगले 1 किलोमीटर, यानी दोनों दूरी क्या है बराबर। तो हम लिख देंगे 2 गुणा 30 गुणा 40 बटे 30 प्लस 40, यानी 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 और 2 0। अब नीचे हो गया 70। अब 1 0 तो कट जाएगा और 240 में जब 7 का भाग लगाओगे 7 तिहाई 21 बच जाएगा 3 और हो जाएगा 30। 7 चौके 28 बच गया 2 और हो गया 7। 34 सही 2/7 यहाँ का आंसर होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भूल गए कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो वो क्या करेंगे, एसएससी वाले ऐसा करते हैं, आप लोगों से नहीं कह रहे, वो ऐसे 30 और 40 को जोड़ देते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। ये औसत चाल का फॉर्मूला कदापि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है। और जो नए एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, जो अभी कूदे हैं या जिन्होंने शुरुआत करी है या जिन लोगों ने इस टॉपिक को छोड़ दिया है पूछने से, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 29, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में खाली जगह हो सकता है। पहला ऑप्शन है अधिन्यास कार्य के रिकॉर्ड, दूसरा है कार्यपत्रक, फिर लिखा है गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप,
गणितीय पोस्टर, कार्ड और किसी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया है अथवा सामान्यीकरण किया गया है आदि। देखो सबसे लंबा ऑप्शन है यही होगा, फिर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न, यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाएं कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है। कोई भी दो विषम संख्याएं ले लें, 1 + 3 ले लें, 3 + 5 ले लें, 5 + 7 ले लें, 7 + 9 ले लें, ये सब विषम संख्याएं हैं। अब चाहे 1 + 3 ले लो, 5 + 3 ले लो, फिर ये 5 + 7 ले लो, फिर 9 + 7 ले लो, तो ये सब क्या है? ये हमारी सम संख्या बन जाएगी दो विषम को जब जोड़ेंगे। और इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया है कि बहुत सारे कार्य कौशल हम लोगों ने किए थे कि 10 का वर्ग कैसे निकालें, जिसमें हमने टुकड़े किए थे 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7 और फिर उनका a + b के होल स्क्वायर से निकाला था। फिर हम लोगों ने ये तय किया कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो इस तरीके से हमने उसमें प्रयास किया था। लेकिन यहाँ क्या होता है इसको देखते हैं कि उत्तर के रूप में अधिकतम विद्यार्थी एक ही उदाहरण देते हैं, एक ही उदाहरण उत्तर में देते हैं कि 5 + 7 = 12 होता है। तो कभी उदाहरण सभी अगर सारे विद्यार्थी एक ही उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि क्या हो गया इनके साथ, विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। क्योंकि इस प्रश्न का गलत उत्तर क्यों है भाई? सब ने कह दिया कि इसका आंसर उन्होंने निश्चित कर दिया कि 5 + 7 ही दो विषम संख्याएं जिनका योग 12 होता है। अब ये गलत क्यों मान लिया भाई सर ने? इसलिए गलत मान लिया कि सब एक ही संख्या को आधार बना करके बात कह रहे हैं और उनके अंदर क्या है, कोई तार्किक प्रमाण उन्होंने नहीं बनाया है, कुछ लॉजिक नहीं बताया है कि कोई भी विषम संख्या वो लोग उठा सकते थे। लेकिन सभी ने दो ही विषम संख्या 5 और 7 को उठा करके इस क्वेश्चन को हल कर दिया। पहला विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आया कि गणित में कोई का प्रयोग सामान्यकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, इसलिए वह सही उत्तर नहीं दे सके, जैसा मैंने आपको 10 को तोड़ने वाली बात बताई थी। फिर दूसरा है, विद्यार्थियों ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है। अरे जब प्रयास ही नहीं किया औपचारिक संक्रियात्मक कहाँ से कर लेंगे? तीसरा, विद्यार्थियों का दृढ़ विश्वास है यदि एक कथन संख्याओं के सेट के लिए सत्य है तो वो हमेशा सत्य होगा, और उन्होंने सामान्यकरण की दृष्टि से रणनीति विकसित कर ली। उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, एक ही जोड़ा जो सब अगल बगल बोल रहे थे उसी को सबने आंसर बता दिया। और चौथा है, विद्यालयों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा। हाँ, ये बात सत्य है कि उन्होंने तार्किक प्रमाण नहीं सीखा। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।